8 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर अल्पसंख्यक के दर्जे के मामले को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और यह फैसला 4-3 के बहुमत से है। फैसले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, तो यह फैसला आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह निकल करके आ रही है कि यह बहुमत से दिया गया फैसला है, तो इसके लिए थोड़ा संवैधानिक प्रावधान को समझिए। अनुच्छेद 145 की धारा 5 क्या कहती है? अनुच्छेद 145 की धारा 5 कहती है कि किसी मामले पर बहुसदस्यीय जब पीठ गठित होगी तो बहुमत का फैसला मान्य होगा, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने उसमें यह लिखी हुई है कि अगर कोई न्यायाधीश बहुमत के फैसले से सहमत नहीं है तो वह अपना निर्णय अलग से लिख सकता है, लेकिन निर्णय मान्य किसका होगा? जो बहुमत का होगा। तो यह बात आपको क्लियर हो गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय को पर पुनर्विचार करने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए प्रोविजन यह है कि बड़ी बेंच बिठाई जाती है। जैसे अभी इस मामले पर 1967 में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, तो अब इस पर 7 जजों की बेंच बिठाई गई थी, जिसके बहुमत का फैसला 8 नवंबर 2024 को आया है। तो बड़ी बेंच बिठा करके, और इसने 1967 के अपने फैसले को पलट दिया है। तो 4 और 3 के फैसले से, यानी 4 और 3 के अनुपात से यह फैसला हुआ है। उन 4 में कौन कौन शामिल हैं? 4 में शामिल हैं आपके CGI चंद्रचूड़, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। ये कौन है? 4 वाले, यानी ये एक मत हैं। और जो इस बहुमत के फैसले से सहमत नहीं है उसमें आपके ये 3 जज हैं, जस्टिस सूर्यकांत हो गए, जस्टिस दीपांकर दत्ता हो गए और जस्टिस SC शर्मा हो गए। नोट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्ष वाले न्यायाधीश कौन से थे और जिन्होंने अलग फैसला दिया वो न्यायाधीश कौन हैं। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस SC शर्मा। नोट कर लीजिएगा इसको, ये सेपरेट पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। 2025 का प्रीलिम्स UPSC का होगा या स्टेट PCS का जो एग्जाम होगा, तो इसको नोटिस कर लीजिएगा विशेष तौर पर। और बहुमत का जो निर्णय है वो ये है। निर्णय कब आया है ये आपका? 8 नवंबर 2024 को। फैसला कब कर दिया था इस पर? फैसला 1 फरवरी 2024 को ही सुरक्षित रख लिया था। सुरक्षित रख लिया था और 8 नवंबर 2024 को इस फैसले को सुनाया गया है। यह फैक्ट भी नोट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, ठीक है। अब जरा आज के इस फैसले को समझने के लिए अब आपको बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी थोड़ी सी कि ये AMU के अल्पसंख्यक का मुद्दा है क्या। आ जाइए, देखिए, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उन विद्रोहियों ने दिल्ली जाकर के उस समय के जो मुगल बादशाह हैं उनको अपना नेता चुना था। तो ब्रिटिश सरकार को यह बात समझ में आ गई कि भारतीय जनमानस के दिमाग में मुस्लिम कम्युनिटी रूलिंग क्लास है, इसलिए उसने 1858 के बाद अपनी नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और मुसलमानों के प्रति उसने दमनकारी नीति अपनाई। इसी समुदाय से
एक व्यक्तित्व उभर करके आते हैं जिनका नाम है सर सैयद अहमद खां। वो बड़े दुखी थे मुसलमानों के पिछड़ेपन को लेकर के। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय वगैरह का उन्होंने भ्रमण किया था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का मुस्लिमों के लिए भी एक शिक्षण संस्थान होना चाहिए, अगर ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। और इस प्रकार उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया। वही आगे चल करके 1875 में मॉमडन एंग्लो इंडियन कॉलेज के रूप में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, सब शिक्षा देना शुरू हो गया। अब सर सैयद अहमद खां और उनकी जो कमेटी है अब एक यूनिवर्सिटी के लिए भी कोशिश कर रही थी कि भाई एक बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो ब्रिटिश सरकार से मिली। और आपको पता है कि 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी थी, क्योंकि जो भारतीय लोग जो यानी यहां का जो मध्यम वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो उससे अब वो घृणा करना शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार, और उसको काउंटर करने के लिए मुस्लिमों के पिछड़ेपन का लाभ उठाना शुरू कर दिया उसने। तो आपको पता है कि ब्रिटिश की सोची समझी नीति के तहत ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। और 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भी दी गई थी। तो इस बात को सर सैयद अहमद खां भी बहुत गहराई से समझ रहे थे, तो उन्होंने इस बात का लाभ उठाने की कोशिश की और वो ब्रिटिश सरकार से मिले। और अंततः 1920 में केंद्र की विधायिका के माध्यम से एक लॉ पास किया गया, और उस लॉ का नाम है AMU एक्ट 1920। यानी यह केंद्रीय विधायिका के एक कानून से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई। अब यहां ध्यान से आप समझिएगा, मॉमडन एंग्लो इंडियन कॉलेज है, वो सर सैयद अहमद खान ने अपने प्रयासों से, अपने फंड से, अपनी कम्युनिटी के लिए, यानी पूरा एफर्ट उन्हीं का था, स्टैब्लिश किया। लेकिन जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई किसने? ये आपकी ब्रिटिश शासनकाल में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से इसे स्टैब्लिश किया गया। इस बात को नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये आगे के जजमेंट में इसका हम लोग हवाला देंगे। राइट, ये हुआ। अच्छा, 1947 में भारत आजाद हुआ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी एडवांस लेवल की यूनिवर्सिटी थी उस दौर की, और आज भी है। तो 1951 में राष्ट्रीय महत्व का इंस्टीट्यूशन होने की वजह से इसमें कुछ संशोधन किया कि भाई अब इसका दायरा व्यापक होना चाहिए, केवल मुस्लिमों तक सीमित नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि इसमें धार्मिक शिक्षा की क्या जरूरत है, ये इतना बहुत एडवांस लेवल का इंस्टीट्यूट अब हो चुका है, तो धार्मिक नहीं, धार्मिक भैया मदरसे वदरसा वगैरह है, वहां आप देते रहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए ये। तो 1951 में, कब? आपके 1951 में AMU एक्ट के सेक्शन 8 और 9 में, यानी इसी के सेक्शन 8 और सेक्शन 9 और सेक्शन 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिएगा। AMU एक्ट 1920 के सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में 1951 में संशोधन किया, और संशोधन करके क्या बोल दिया कि भाई अब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी यूनिवर्सिटी में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब यह यूनिवर्सिटी केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं होगी, बल्कि यह भारत के सभी वर्गों के लिए खोल दी गई, यानी सभी अब इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह काम हुआ उस समय। आगे चल करके फिर क्या हुआ, लेकिन अभी भी जो प्रशासन था इसका, वो इसके सेक्शन 23 के तहत जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, जिसे यूनिवर्सिटी कोर्ट कहा जाता है, उसमें केवल मुस्लिम लोग ही हो सकते थे और कोई नहीं हो सकता था, और उनको हर तरह का फैसला लेने का अधिकार था पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के बारे में। तो 1965 में फिर अब इसमें संशोधन किया सेक्शन 23 को लेकर के। 1965 में यानी AMU एक्ट 1920 के सेक्शन 23 में संशोधन करके क्या किया कि जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, अब उसमें राष्ट्रपति द्वारा नामित लोग भी शामिल कर दिए, और बोल दिया कि अब केवल इसमें मुस्लिम ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि इसमें अन्य वर्ग के लोग भी शामिल होंगे, उसको भी उनमें कर दिया। और प्लस और भी उस पर कुछ प्रतिबंध वगैरह लगाए गए थे। ये सब हुआ। तो ये जो संशोधन हुआ था, इस संशोधन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं हुई 1951 के,
लेकिन जो 1967 का जो गवर्निंग बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज किया था केंद्र संसदीय अधिनियम के माध्यम से संशोधन करके, इसको लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कर्ता धर्ता हैं उनको परेशानी हुई और उन्होंने इसको चैलेंज किया। कहां? कोर्ट में। और कोर्ट में चैलेंज किया इसको चैलेंज करते हुए जो केस आया, उस केस का नाम है आपका अजीज वासा। अजीज वासा साहब ने इसको क्या किया? चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। और वही है आपका अजीज वासा बनाम भारत संघ 1967 का केस है ये। इसमें चुनौती दी गई। चुनौती देते हुए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि भाई हमें अनुच्छेद 30 में क्या अधिकार दिए हैं? अनुच्छेद 30 में हमें अधिकार यह है कि अल्पसंख्यकों को, चाहे भाषाई हों, अल्पसंख्यकों को चाहे वो भाषाई हों या धार्मिक हों, उन्हें अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार है। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जो 1965 में पार्लियामेंट ने संशोधन किया है एएमयू एक्ट 1920 के सेक्शन 23 में, यह हमारे इस फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है, अनुच्छेद 30 का। यानी अब हम स्वायत्ता पूर्वक यूनिवर्सिटी को नहीं चला सकते, राइट? इसलिए इसे रद्द घोषित किया जाए, क्योंकि हम तो अल्पसंख्यक संस्थान हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच थी ये, चूंकि मामला संवैधानिक था, क्योंकि संविधान से जुड़ा हुआ मामला है तो संवैधानिक पीठ गठित होगी, तो 5 सदस्यीय पीठ थी ये। तो 5 सदस्यीय पीठ ने अब इस पर फैसला सुनाया। फैसला क्या है? 1967 का 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का निर्णय। क्या निर्णय आता है? इन्होंने कहा कि देखिए, एंग्लो यानी मोमडन एंग्लो इंडियन जो कॉलेज था, उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने अपने प्रयासों से और अपने समुदाय के धन से, वित्त से, इत्यादि से उसको स्टैब्लिश किया था। तो वो आर्टिकल 30 के मापदंडों के अकॉर्डिंग है। लेकिन एएमयू जो यूनिवर्सिटी है, ये एक अलग इंस्टीट्यूशन हो जाता है। और माना कि सर सैयद अहमद खान और उनकी समिति के लोग ब्रिटिश सरकार से जाकर के मिले थे, लेकिन इसकी स्थापना न तो मुस्लिम समुदाय ने की है और ना ही मुस्लिम समुदाय के प्रयासों से हुई है। इसकी स्थापना जो की है वो केंद्रीय लेजिस्लेशन के माध्यम से हुई है। तो इसलिए आपको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो यानी लेवल क्या हो गया? यानी एएमयू पर लेवल यह हो गया कि यह गैर अल्पसंख्यक संस्थान है। क्या है? गैर अल्पसंख्यक संस्थान। यह लेवल लग गया 1967 में। फैसला हो गया ये। अब यहां से आगे अब विधायनी कार्रवाई होती है इस मैटर पर। विधायनी कार्रवाई क्या होती है? श्रीमती इंदिरा गांधी 1970 के दशक में आती हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से भी जूझ रही थी, उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। लेकिन जब 1980 के मध्यावधि चुनाव होता है, तो उसमें जब वो श्रीमती इंदिरा गांधी आती हैं, तो अब उनका दृष्टिकोण बदल गया था और उन्होंने 1981 में एएमयू एक्ट में संशोधन किया और क्लॉज, उसका जो सेक्शन 2 का क्लॉज 1 है, क्या सेक्शन, ये रहा सेक्शन 2 का क्लॉज 1 में बदलाव किया और बदलाव करते हुए लिख दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों का पसंदीदा संस्थान है और यह अल्पसंख्यक संस्थान है। यानी 67 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने बोल दिया कि आप अल्पसंख्यक दर्जे के संस्थान नहीं हैं।
और 1981 के कानून से यह बोल दिया कि आप अल्पसंख्यक संस्थान हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को 13 साल बाद बदल दिया संसदीय अधिनियम के माध्यम से संशोधन करके। ठीक है, मामला चलता रहा। अब मामला निकल करके आता है 2005 में। 2005 में मामला क्या आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने खुद को अल्पसंख्यक घोषित करते हुए, जो उसकी गवर्निंग बॉडी है, उसने यह फैसला लिया कि मेडिकल की जो उच्च श्रेणी की यानी उच्च शिक्षा है आपकी मेडिकल की, उसमें 50% सीटें मुसलमानों के लिए होंगी। ठीक है साहब, कर दिया उन्होंने। अब इसके बाद क्या होता है कि एक हिंदू स्टूडेंट ने भी एग्जाम दिया था। अब उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, सीपीएमटी की परीक्षा थी ये, तो वो भड़क गया। उसने कहा यार 50% अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं होता तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता था। डर से वो कहां पहुंच गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने क्या किया कि ये जो 1981 का जो था, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में, किसमें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इस पर 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया। और 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला क्या देता है, वो कहता है कि हम 1967 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्णतः सहमत हैं। मोमडन एंग्लो इंडियन कॉलेज अलग है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग है। उसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की है और इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं की है, बल्कि यह तो एक केंद्रीय विधायिका के कानून से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इसलिए आपको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और यानी जो ये संशोधन किया था, इसको रद्द घोषित कर दिया इन्होंने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यानी जो ये संशोधन किया था 1981 में, जो सेक्शन 2 जोड़ा, सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में, उसको रद्द घोषित कर दिया। रद्द घोषित किया तो अब एएमयू के जो याचिकाकर्ता हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को कहां चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी तो 2 जजों की बेंच इस पर फैसला लेने वाली थी, लेकिन उनके दिमाग में यह बात आई कि यार 1967 में इसमें 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर बात की है, तो उनके दिमाग में आया कि यार हम इस पर फैसला नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको संवैधानिक पीठ को ही रेफर कर देते हैं। इस बात को लेकर के अभी चंद्रचूड़ जी भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि यार ये अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मामला था, संवैधानिक पीठ को रेफर ही नहीं करना था, राइट। आप उसको वही पीठ डिसाइड कर देती, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है। चलिए, लेकिन जब रेफर हो गया संवैधानिक पीठ को, तो अब उस पर चूंकि वो फैसला 5 सदस्यों का था, तो अब पीठ बड़ी होनी चाहिए, तो 7 की पीठ बनाई गई, यानी 7 सदस्यों की संवैधानिक पीठ। और यह मामला 2019 में इनके पास चला गया। लिस्टिंग विस्टिंग होने में टाइम लगता है, बहुत सारी बातें होती हैं। अब इस पर दोनों पक्षों की सुनवाई होना शुरू हुआ। मुस्लिम यानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी भी बात सुनी गई। उन्होंने वही बात कही जो पहले से कहते चले आ रहे थे। और इधर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, और सरकार ने भी अपना वही पक्ष रखा जो पहले से अपना पक्ष रख रही थी। पक्ष विपक्ष की बात सुनते हुए 1 फरवरी को फैसला हो गया और उसे सुरक्षित रख लिया और उसे 8 नवंबर 2024 को सुनाया है। सुनाते हुए क्या कहा है कि 1967 का जो हमारा फैसला है वो गलत था, मतलब उसको खारिज कर दिया। यानी अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967 में जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला दिया था, उसको खारिज कर दिया। खारिज करने का मतलब क्या है? खारिज करने का मतलब यह है कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जो गैर अल्पसंख्यक संस्थान का लेवल लगा हुआ था, वो लेवल अब समाप्त हो गया। पहली बात तो यह हो गई, ठीक है। तो 8 नवंबर 2024 को बहुमत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज भाषा जजमेंट को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई
यानी दो बातें उन्होंने कही कि लीगल इनकॉर्पोरेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, ये दो अलग अलग बातें हैं। यानी लीगल इनकॉर्पोरेशन का मतलब है किसी चीज की स्थापना किस कानून के माध्यम से हुई है या किस तरीके से हुई है, वो एक अलग बात है, और एस्टेब्लिशमेंट अलग बात है। यानी अगर अनुच्छेद 30 के तहत कोई माइनॉरिटी अपना कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप करती है तो वो ये सहारा ले सकती है केंद्र की संसद का, सहारा ले सकती है विधायिका का, यहां तक कि वो सहारा ले सकती है किसका, किसी सरकारी आदेश का, या कोई पहले से अधिनियम चला रहा है उसके तहत पंजीकरण इत्यादि कराते हैं। तो भाई इन कॉरपोरेशन को लेकर के आप किसी के अल्पसंख्यक के दर्जे को नहीं छीन सकते। यानी कानून ने उसकी स्थापना की है, इसलिए आप उसके अल्पसंख्यक के दर्जे को छीनेंगे, यह गलत है। तो यह खारिज हो गया। पहली बात तो उन्होंने यह कही। अब दूसरी बात क्या कही कि अब आ जाइए रियल मुद्दे पर। रियल मुद्दा मतलब क्या है कि अब यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यह अब अल्पसंख्यक है या नहीं, यह बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस मामले में हम नहीं बताएंगे इसको कि यह अल्पसंख्यक है या नहीं है। उन्होंने कहा कि अब प्रश्न ये उठता है कि जब 7 सदस्य थे और मामला अल्पसंख्यक के मुद्दे का था, तो भाई ये 7 सदस्यीय पीठ ने ही इसका फैसला क्यों नहीं किया। तो आ जाइए इस पर भी। जब कोई संवैधानिक पीठ गठित होती है तो उसका मूल जो कंसर्न होता है वो संविधान और संविधान सम्मत सिद्धांतों की व्याख्या से होता है। और जब वो इस तरह की व्याख्या करती है तो उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू भी निकल करके आते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू हैं, इनको फिर एक छोटी बेंच से डिसाइड करने के लिए कहा जाता है। वही इस केस में हुआ है। तो यानी इस 7 सदस्यीय बेंच ने अब इस मामले को 3 सदस्यीय छोटी बेंच को रेफर कर दिया है कि अब आप देखिए कि ये एएमयू है, इसको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन एक पेच जरूर फंसा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहां पेच क्या फंसाया है कि अनुच्छेद 30 के तहत किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए लीगल कॉर्पोरेशन पर नहीं जाना है, आपको इनकॉर्पोरेशन पर, आपको एस्टेब्लिशमेंट पर जाना है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यह है कि आपको यह देखना है कि क्या उसी समुदाय के लोगों ने उसकी स्थापना की है, क्या उसी समुदाय के लोगों ने उसके लिए फंड इत्यादि दिया है, क्या उस समुदाय के लोगों के लिए उसने कितना हितकारी काम किया है, उसका प्रशासन तंत्र किस तरह का है। इन सारी बातों पर विचार करके अल्पसंख्यक का दर्जा डिसाइड करना है। और अगर ये सारी बातें इशारा करती हैं अनुच्छेद 30 की ओर, तो अब वो संस्थान अल्पसंख्यक का दर्जा की मांग कर सकता है। लेकिन यह एक तथ्यात्मक बात है, फैक्चुअल बात है, इसलिए इसका जो डिसीजन है वो 3 सदस्यीय पीठ करेगी सर्वोच्च न्यायालय की। अब क्या करना है मुस्लिम समुदाय को, यानी एएमयू वालों को, उन्हें अब इस 3 सदस्यीय पीठ में यह प्रमाण प्रस्तुत करने हैं कि यह अल्पसंख्यक संस्थान है, उन आधारों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुझाए हैं। आधार क्या हैं? इतिहास, स्थापित करने की परिस्थितियां, उसकी स्थापना कैसे हुई है, यानी निगमन कैसे हुआ है, लीगल इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ है, और उसका प्रशासन। इन सभी बातों पर व्यापकता में विचार करते हुए राइट ये डिसीजन लेना है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के आधार जो बताए हैं वो अब केवल एएमयू तक ही सीमित नहीं है, वो अब अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए भी गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाते हैं। यानी उन्हीं के आधार पर अब आगे के फैसले डिसाइड होंगे, राइट। तो ये पहलू है। तो इस आधार पर अब ये बेंच फैसला करेगी। निचोड़ क्या निकल करके आ रहा है नटसेल में? निचोड़ ये है कि
8 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से अपने ही 1967 के फैसले को खारिज कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके खारिज होने की वजह से जो 1981 का संशोधन है वो भी अपने आप रद्द हो जाता है, क्योंकि वो उसी के लिए लाया गया था, तो वो दोनों रद्द हो गए। तीसरी बात क्या निकल करके आ रही है कि इस फैसले में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को डिसाइड नहीं किया गया है। यह अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला वो 3 सदस्यीय पीठ करेगी जो अब गठित होगी, और उसके लिए आधार उपलब्ध कराए हैं अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने के लिए कि इन आधारों पर आप परीक्षण कीजिए। और वो आधार आपके 4-5 आधार हैं जिनका मैंने अभी आपको उल्लेख किया है। ये था आपका ये ओवरऑल इशू। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अन्य इश्यूज को लेकर के फिर मैं हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा।